सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने बोला था कि नेट के बारे में और बीएड के बारे में विच यू कैन परस्यू आफ्टर योर एमए। तो नेट तो ऐसी चीज़ है कि जो भी बंदा इंग्लिश लैंग्वेज में है या मतलब जो भी अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके कुछ पढ़ रहा है, जैसे कि हमने अगर इंग्लिश ऑनर्स करी देन एमए इंग्लिश में किया, देन ऑब्वियसली वी थिंक कि हमारे पास एटलीस्ट नेट हो। तो नेट का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, इट्स लाइक एन ओशियन कि आप बस उसमें ढूंढते रहो। इट्स नेवर एंडिंग सिलेबस है इसका। क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है, इसका सिलेबस अगर मैं बोलूँ तो कोड नंबर इंग्लिश का 30 है। इसमें क्या बोल रखा है कि पहले ड्रामा होगा, पोइट्री होगा, शॉर्ट स्टोरी फिक्शन होगा, नॉन फिक्शनल प्रोज होगा, लैंग्वेज होगा और कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थ्योरी, पोस्ट वॉर जो भी वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बारे में, रिसर्च मैथडोलॉजी, मटीरियल्स। अब इतना कुछ तो इन्होंने जो है वो सिर्फ हेडिंग दी है, उसके अंदर भी इन डेप्थ में भी चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे कि ड्रामा, इन्होंने नहीं बताया कि ड्रामा किस एज का हो, तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं इनके कंटेंट की बात करूँ तो जैसे कि कंटेंट स्टार्ट पहले यहीं से होता है कि सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज कर रखा है, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर देख के आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये जो इतना इनका नेवर एंडिंग सिलेबस है उसमें से कौन कौन से जो राइटर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको कुछ किसी पर्टिकुलर कुछ जो राइटर्स होते हैं, ऑथर हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस करना होता है ज़्यादा। तो जैसे इसमें पहले बता रखा है कि आपको कौन सी एज स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले चौसर से बोल देते हैं कंटेम्प्रेरी तक, लेकिन चौसर से कंटेम्प्रेरी पीरियड तक के बीच में बहुत सारे ऐसे एजेस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ तो चौसर की एज, जैसे कि चौसर से शेक्सपियर की एज के बीच में कितनी चीज़ें हुई। अब इसमें दो तरीके से सिलेबस चलता है। एक तो ये कि उस टाइम पे राइटर किस तरीके के हुए थे, उसके बीच में कितने ऑथर्स हुए जिन्होंने वर्क किया। जैसे रेनेसा पीरियड था, जब जो शेक्सपियर का पीरियड था, चौसर का पीरियड था, ये रेनेसा एज में, गोल्डन एज में आ जाता है, एलिजाबेथन एज में। एक तो ये कि उस टाइम पे जो किंग था, जो मोनार्की थी, वो किस तरह से चल रही थी, और दूसरी तरफ जो ऑथर्स थे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। तो ऑथर्स को, उनके वर्क्स को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि उस टाइम पे मोनार्की कौन सी थी। अगर एलिजाबेथन उस टाइम पे थ्रोन में थी तो उनके जो आइडियाज़ थे या फिर जो उस टाइम के वर्क थे वो कहीं ना कहीं एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी उनसे रिलेटेड थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनसे रिलेटेड थे। या फिर वो किस रिलीजन को फॉलो कर रही हैं, वो प्यूरिटन को फॉलो कर रही हैं, या फिर वो किसी प्रोटेस्टेंट को फॉलो कर रही हैं, या फिर वो किसको सपोर्ट कर रही हैं। तो उस तरीके से जो वर्क है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि अगर आपको पता है कि दिस पर्टिकुलर जो ऑथर है ही बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर पीरियड, तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया होता है कि जो उसका वर्क है उसमें ये वाली बात कही गई होगी, हो सकता है। तो चौसर की एज आती है, चौसर से शेक्सपियर की, उसके बाद जैकोबियन आती है, जैकोबियन से लेके रेस्टोरेशन पीरियड की, जिसके बीच में जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, जब चार्ल्स द फर्स्ट जो थ्रोन पे थे। उसके बाद इंटीरियम पीरियड आता है, जब कोई भी वहाँ पे मोनार्की नहीं थी, जो बीच में कुछ ऐसा टाइम पीरियड, कॉमनवेल्थ जिसे बोलते हैं उस टाइम को। तो जब कोई भी मोनार्क नहीं था वहाँ पर, ऐसे कॉमनवेल्थ के तरीके से वर्क हुआ था, उस चीज़ को रूल किया गया था। उसके बाद फिर से रेस्टोरेशन होता है, जब चार्ल्स द सेकंड को दोबारा से थ्रोन पे बुलाया जाता है, वो दोबारा से रिस्टोर होते हैं, थिएटर्स फिर से खुल जाते हैं। तो धीरे धीरे जो प्रोग्रेस होती है वो आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही थी, क्योंकि बैकग्राउंड में जो चीज़ें चलेंगी वही आप चीज़ें इसमें देख पाओगे। अगर बोला गया, जब इंटीरियम पीरियड था उस टाइम पे थिएटर को बंद कर दिया गया था। जब थिएटर बंद हो गए तो प्ले और एक्ट जो ड्रामा थे ये भी नहीं हो पाए होंगे। तो जब रेस्टोरेशन स्टार्ट हुआ, मतलब कि चार्ल्स द सेकंड थ्रोन पर आए, तो फिर वो सब चीज़ें फिर से ओपन हो गई। अब क्या हुआ, जब वो ओपन हो गई तो फिर से ड्रामा स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से पीरियड में, कौन सी एज में ड्रामा फेमस था। और अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ आता है तो एटलीस्ट आप इजीली उस टाइम पीरियड को देख पाते हो कि किस टाइम पीरियड में रेस्टोरेशन हुआ था, उसके बाद ही ड्रामा आए होंगे। अब रेस्टोरेशन की बात आता है ऑगस्टन एज, जो कि 18th सेंचुरी है, सॉरी। तो 18th सेंचुरी में कौन था, पोप थे और जॉनसन थे, जो कि उसी नाम से जानी भी जाती है। बहुत सारे लोग उसे बोलते हैं एज ऑफ जॉनसन और एज ऑफ पोप। उसके बाद रोमांटिसिज्म आता है, रोमांटिक पीरियड जो है इसमें, जैसे कि आपके वर्ड्सवर्थ फेमस है, तो वर्ड्सवर्थ के बारे में, कोलरिज के बारे में, पीबी शैली हैं, कीट्स हैं। तो कुछ पर्टिकुलर जो ऑथर हैं या फिर पोइट हैं, इन सबको माइंड में रखना पड़ेगा आपको। विक्टोरियन एज आ जाती है। अब विक्टोरियन एज में आपने देखा होगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नॉवल लिखी गई है,
और उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी नॉवेल्स लिखी गई थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, या फिर अब आप देखोगे वदरिंग हाइट्स है, ये सब उसी टाइम पे नियरली लिखी गई थी जब विक्टोरियन पीरियड था। उसके बाद मॉडर्न पीरियड आता है। मॉडर्न पीरियड में भी अलग अलग टाइम है, इंडिया में भी अलग टाइम था। वैसे अगर हम बात करें फॉरेन की तो उधर भी अलग अलग ऑथर्स निकल रहे थे। अब बात आती है कंटेम्प्रेरी की, तो कंटेम्प्रेरी पीरियड में तो बहुत ही ज़्यादा ऑथर्स हैं, क्योंकि इसमें मेनली हम इंडियन की भी बात करने लग जाते हैं, क्योंकि इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंसी थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्क लिखना स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इंडियन ऑथर हैं जो कि इमर्ज कर रखे हैं, इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। आर के नारायण हैं या फिर जितने भी हैं, अनीता देसाई हैं, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इसको छोड़कर, जो कि आपको पढ़ना पड़ता है लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो कभी भी हो, आप उठा के देख लीजिएगा। लैंग्वेज में बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, थ्योरी क्या होती है, पेडागोजी क्या है, या फिर लैंग्वेज यूज़ कैसे की जाती है, लैंग्वेज यूज़ में आती कैसे है, या फिर किस किस तरीके से वो चेंज हुई है, सिमेंटिक्स एरर्स है, या फिर ऐसा कुछ भी जो चीज़ें होती हैं वो सब इसमें आ जाती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट यूनिट, जिसमें बता रखा है कि इंग्लिश इंडिया में कैसी है। तो इंडिया में इंग्लिश का इवोल्यूशन कैसे हुआ, या फिर फीचर्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से जो इंग्लिश है वो डेवलप हुई है इंडिया के अंदर, क्योंकि हम इंडिया में है पर्टिकुलरली। तो जो पेपर होता है तो वो मेन फोकस करेगा इस यूनिट में इंडियन के बारे में, कि इंडिया में इंग्लिश किस तरीके से इमर्ज हुई है। उसके बाद कल्चरल स्टडी आ जाती है। कल्चरल स्टडी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स हैं जो कि वर्क करते हैं अलग अलग कल्चर के ऊपर बेस करके मेनली। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के ऊपर आता है, जो कि जैसे कि मैंने बोला नेवर एंडिंग सिलेबस है इसका, बहुत सारी चीज़ें इमर्ज करी हुई हैं, इंक्लूड करी गई हैं इसमें। पोस्ट वॉर भी आता है कि वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद का क्या क्या सीन रहा है। तो थ्योरी और क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर राइटर्स को छोड़ दिया जाए। उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 10 की रिसर्च मैथडोलॉजी। तो रिसर्च से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं, पर ज़्यादा इतना आता नहीं है। लेकिन रिसर्च मैथडोलॉजी जब भी आप कभी सुनोगे तो आपने ये सुना होगा कि इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप जब एमए कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है, पर्टिकुलरली इग्नू में नहीं था मे बी आई थिंक, लेकिन जैसे डीयू की जो सिलेबस है उसमें तो देते हैं ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट देते हैं, जहाँ पर आपको रिसर्च मैथडोलॉजी सिखाई जाती है कि आपको किस तरीके से अपनी रिसर्च को बिल्डअप करना है, किस तरीके से आपको एटलीस्ट एक कंटेंट ढूंढना है, एक ऐसा आइडिया ढूंढना है जिसके ऊपर आप वर्क करोगे। एंड देन अगले सेमेस्टर में आपको एक थीसिस देनी होती है आपकी, जो आपने वर्क किया है, जो आपका आइडिया है, जो कि पर्टिकुलरली किसी भी से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। वो आइडिया जो आप लिख रहे हो, जिसके ऊपर आपको अपनी थीसिस देनी है, वो कहीं पर भी प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए उसका, कि आपने कहीं से भी कॉपी नहीं किया है, कोई एक ऐसा आइडिया। और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप इंडियन चीज़ों के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे बैच के कुछ बच्चे थे जिन्होंने कोरियंस पे भी लिखा था, उनके कल्चर को लेके अपनी थीसिस बनाई थी। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या लिख रहे हो, बट ये है कि हाँ आप लिटरेचर से रिलेट करके उस चीज़ को लिखोगे। आप उनके कल्चर के बारे में भी लिख रहे हो तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, बुक्स देखनी पड़ेंगी कि हाँ। और अगर आप किसी चीज़ को पहली बात तो कॉपी कर रहे हो, अगर रिसर्च में भी कॉपी कर रहे हो, किसी के आइडिया को ले रहे हो, तो आपको उसके लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा उस पर्सन को जिसके बारे में आप थोड़ा सा बता रहे हो। तो इसमें एब्रीवेशन आ जाती हैं, इसमें रिसर्च मैथडोलॉजी में एब्रीवेशन जैसे कि छोटी मोटी होती हैं वो आती हैं, या फिर इसका प्रोसेस आ जाता है, किस तरीके से इसे स्टार्ट किया जाता है, कौन सी चीज़ें पहले होनी चाहिए, कि आपका आइडिया प्रिपेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपने क्या चूज़ किया उसके बाद क्या प्रोसेस आएगा, उसके बाद क्या प्रोसेस आएगा। तो इस तरीके से इसका सिलेबस है जो कि नेवर एंडिंग है, मैंने आपको बता दिया है। पर फिर भी हम इसको स्टार्ट करेंगे अब। तो जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स होंगे मैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगी। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं किसी भी एक इम्पॉर्टेंट राइटर को उठाऊंगी। और आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मैं किससे स्टार्ट करूं किससे ना करूं। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑथर किसी भी एज का हो सकता है, आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम उसको उठाएंगे, उसके बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, एंड देन उसके एक एक करके उसके वर्क्स को कंप्लीट करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।